साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने असम के विकास के लिए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत। गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और रखा शिलान्यास। कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, केंद्र सरकार हर राज्य को खेती में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर रही है काम। झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले के शुभारंभ के अवसर पर कहा, उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर भी सरकार दे रही है जोर। दिल्ली में एफसीआई नॉर्थ जोन कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण लैब का शुभारंभ। आधुनिक तकनीक से युक्त क्यूसी लैब में आमजन को पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है मकसद। गेहूं, चावल और बाजरा की होगी गुणवत्ता जांच। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कहा, सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान। हिमाचल और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुवाहाटी के खानापारा में वेटरनरी कॉलेज खेल के मैदान में उमड़े जन समुदाय ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1,000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन, जिनमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं। डोलाबारी में जुमुगुरी और विश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक की 2 4 लेन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया। इससे ईटानगर से कनेक्टिविटी और भी बेहतर और सुगम होगी। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये मेला देश के पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा, जिसकी सार्थकता खेतों में नजर आएगी। केंद्र सरकार की कोशिश है कि हर राज्य खेती में आत्मनिर्भर बने और हमारे किसानों की आय बढ़े। उन्होंने कहा कि किसानों को गर्व से ये कहने का मौका मिले कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम मजबूत हैं और हमारे माध्यम से हमारा देश भी सशक्त है। खूंटी में आयोजित इस मामले में पूर्वी राज्यों के हजारों किसान शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में किसानों को परंपरागत खेती के साथ तकनीक से कैसे जोड़ा जाए, उनकी आय बढ़ाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान कैसे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वृहद मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हम इस अवस्था में हैं कि अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि भूमि सीमित है व आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
गुणवत्ता व पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबंधन व गवर्नेंस के माध्यम से कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए तो खेती ऋण की तरह है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति की चिंता करें व जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भी काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। गेहूं और चावल में हम आत्मनिर्भर बने हैं, अब तूर दाल में भी यही लक्ष्य रखा गया है। भारतीय खाद्य निगम देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में गुणवत्ता नियंत्रण पर लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली में गुणवत्ता नियंत्रण लैब का शुभारंभ किया गया। एफसीआई के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सचिंद्र कुमार पटनायक ने इस लैब का शुभारंभ किया। देखते हैं ओपी यादव की खास रिपोर्ट। देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न वितरण करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई अपनी स्थापना का 60वां गौरवशाली उत्सव वर्ष मना रहा है। इसी क्रम में देश के नागरिकों को पोषकता युक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान कराने के लिए एफसीआई के उत्तरी अंचल के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। इस लैब का उद्घाटन करने आए एफसीआई के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सचिंद्र कुमार पटनायक ने कहा कि देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को मजबूती प्रदान कराना हमारा कमिटमेंट है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लैब शुरू की गई है। ये हमारा जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स ensuring that we give not only food security but also nutritional security and quality food to the Indian population, ये इसी लाइन पे एक स्टेप है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो हम लोग पहुंचाते हैं फूड ग्रेन्स, दे आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, जो कि इंडियन सिटीजन को मिले। और उसमें हमारा अभी और भी 4 जोनल लैब्स बनाया गया है, उसमें और भी सब फैसिलिटीज है। इस अवसर पर दिल्ली क्षेत्र की क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्रद्धा शर्मा ने कहा कि हमारे पास 3.27 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, 6 डिपो हैं और 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनके माध्यम से खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच की जाती है। में हमारे पास 3.27 लाख एमटी कैपेसिटी है। हमारे पास यहाँ पे 6 डिपो है जो पूरे दिल्ली राज्य में फैली हुई है। हर डिपो में हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब है। साथ ही में जो हमारे डिविजनल ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी लैब्स हैं और रीजनल ऑफिस में भी लैब है। इसके अलावा हमारे जोनल स्तर पे भी जो हमारे GMQC है वहाँ पे भी हर स्टेप पे जो है टेस्टिंग होती है, मल्टीपल स्टेजेस पे टेस्टिंग होती है, जिससे कि जैसा कि सर ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फूड ग्रेन ही जो है आम जनता के पास, वल्नरेबल सेक्शंस के पास प्रधानमंत्री अन्न ग्रामीण योजना में उसमें जाएं। PMGKY योजना के तहत ये अन्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वल्नरेबल सेक्शंस के पास पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद उत्तरी अंचल के महाप्रबंधक गुण नियंत्रण दिल्ली क्षेत्र समीर वर्मा ने कहा कि इस लैब के बनने से लोगों में एफसीआई के खाद्यान्न के गुणवत्ता मानकों को लेकर विश्वास बढ़ेगा। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि हम जितने भी हमारे लैब्स हैं सारी की सारी मोस्ट मॉडर्न लैब्स बनाई हैं हम लोगों ने, और कोई भी गुणवत्ता का इशू अब नहीं आना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी एजेंसी है जिसे 1965 में स्थापित किया गया था, जो देश भर में खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। एफसीआई खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खरीद, भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय खाद्य निगम दिल्ली क्षेत्र अपने PDS की खुली बिक्री संचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। एफसीआई दिल्ली क्षेत्र अपने सभी 6 खाद्य भंडार के माध्यम से दिल्ली राज्य NFSA के तहत करीब 72.77 लाख लाभार्थियों को पोषण खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, ताकि गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समय पर पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली रीजन के क्षेत्रीय कार्यालय नॉर्थ जोन में क्वालिटी कंट्रोल लैब की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर इस तरह की लैब के शुरू होने से एक और जहां पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा PDS के जरिए पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच कर आम नागरिकों को इसका फायदा दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज दिल्ली। जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, अब उनका खुद का आयुष्मान कार्ड बनेगा।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना यानी PMJ के दायरे में लाने की घोषणा की है। इससे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनका परिवार भी अब मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवा में संबंधित सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। गांव-गांव और घर-घर को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेहत का ध्यान भी अब सरकार रखेगी। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने इन आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाली इन कर्मियों को अब अपना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इससे देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। 5 लाख का इलाज जो फ्री आयुष्मान कार्ड भारत के लिए हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया है आयुष्मान भारत के तहत, और आशा सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए कि सर ने हमें मुफ्त बीमा दिया है। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है, हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है, जिससे हम अपनी बीमारियां मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा और आयुष्मान कार्ड सभी आशाओं का बना रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों का परिवार इसका लाभ उठा पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिम बजट में इस घोषणा के साथ ही देश की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ गए। ये लोग अब मुफ्त इलाज और मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बहुत बड़ा कदम है। आप देखें कि 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जॉइंट फैमिलीज में मोस्टली गांव में रहती हैं, तो उसको अगर हम 6 की फैमिली का साइज लें तो 1.5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ये जो इंश्योरेंस इससे जो मिलेगा तो घर में हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो एक मन में एक जो बहुत बड़े खर्चे का डर रहता है वो एक ख़त्म हो जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर उनका भी मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और अब तक 6 करोड़ 27 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज लिया है। इससे गरीब परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। योजना में करीब 2000 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। कुल इलाज कराने वालों में 48% महिलाएं हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट और नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर शनिवार की देर रात से हल्की से मध्यम बारिश होती रही। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।
ठंड के बारे में मौसम विभाग ने सोमवार तक ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी हुई, जिसके बाद का नजारा देखने लायक है। हर तरफ सुनहरी बर्फ बिखरी हुई है और लोग इस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे हैं, जबकि इस बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। उत्तराखंड के चमोली में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी के साथ शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार तक उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के कारण पर्यटन कारोबारी व किसान बागबान काफी खुश हैं, जबकि जनजीवन पर असर पड़ा है। मनाली सहित लाहौल के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित है, जिसे विभाग के कर्मी बहाल करने में जुटे हैं, लेकिन हिमपात होने से उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट के चलते सड़कों पर बर्फ जमने का ब्लैक आइस को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के सांसदों ने अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सांसद लॉर्ड रमी से। केंद्र सरकार का साल 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ कई तरह की योजनाएं न केवल बनाई गई है, बल्कि आम आदमी का फायदा भी हुआ है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लंदन में रहने वाले ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रमी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल से मोदी जी ने जो बजट लाए हैं उसमें गरीबों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और किसानों के ऊपर तो बहुत ही ध्यान दिया। आप जानते हैं कि ये किसान जो है खाना देते हैं, खाने के जो उत्पादन करते हैं फूड वगैरह का, उसके बजाय उसके अलावा जो जितनी फ़ौज में जो जवान है वो किसानों ने बेटे हैं। तो जो किसान है वो इतनी देश की सेवा कर रहा है, मेरे सामने कोई नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, कि वो पुरानी बात है कि जवान और किसान दोनों ही देश की रक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मोदी जी ने तो गरीबों के ऊपर जो फोकस किया है, जो ध्यान दिया है, वो शलाघायोग है। सारी दुनिया में हर बजट में करोड़ों गरीब गरीबी के फंदे से निकलते हैं बाहर और लोगों को एजुकेशन मिल रही है, मेडिकल मिल रहा है, फ्री पैसे दे रहे हैं किसानों को। तो जो डेवलपमेंट रोड रेल की हो रही है उससे गरीबों को भी बहुत फ़ायदा होगा कि अगर देश में रोड अच्छी हो, रेल अच्छी हो, जिसमें लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, वो भी गरीबों को फ़ायदा होगा। सो मैं कहता हूँ कि 10 साल में मोदी जी ने हमारी इकॉनमी नंबर 10 पे थी, अभी नंबर 5 पे हो गई है। पहले हम देखते हैं कि जब भी बजट आता था योजनाएं धूमिल हो जाती थी, कागजों में धरी रह जाती, लेकिन अब जब भी बजट आता है तो योजनाएं ज़मीन पर क्रियान्वित होती है और इन्हीं क्रियान्वयन की वजह से आज हम न केवल इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं बल्कि आर्थिक तरक्की के तौर पे वैश्विक जगत में लीड भी कर रहे हैं। भारत की जो तरक्की हो रही है ये सारे देश की यूनिटी और प्रोग्रेस के साथ हो रही है। ये ग्रुप से कभी देश नहीं बनते। तो मोदी जी ने हमारे जितने भी सोसाइटी में जितने भी हैं पहलू हैं उनको सब के ऊपर ध्यान दिया है। भारत की इकॉनमी नंबर 3 हो जानी है विद इन द नेक्स्ट इलेक्शन, 5 साल में नंबर 3 हो जानी है और देखना हर इन कोने कोने में प्रोग्रेस होगी। देखो आपको राम मंदिर मिला 500 साल के बाद, जो राम मंदिर ने करना है, देश को इकट्ठा करना है, देश में एक नई शक्ति लानी है। अयोध्या विल बिकम द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कि अयोध्या के जो गरीब हैं वहाँ के उनको रोज़गार मिलेगा, उनकी रोज़ी रोटी लगेगी। तो एक मंदिर से
देखना उसका कितना अफेक्ट होगा, सारी दुनिया में होगा। भारत में 65% से अधिक आबादी किसानों की है और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी बनाई हैं और ये जो बजट में जब भी घोषणा होती है तो किसानों को केंद्र में रखा जाता है। देखो, सबसे पहले तो किसानों को पूरी फ्रीडम हो गई है, मिडिल मैन निकाल दिए उन्होंने। किसान बीज लगाने से लेके फसल तक गवर्नमेंट उनको सहायता दे रही है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनको कोई हेराफेरी ना करे, उनको कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो किसानों के लिए तो इतना बड़ी सुविधा हो गई है, उनके जो लोन हैं बड़े सस्ते कर दिए उनको। तो ये तो जागृति, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो कौन लेके आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? किसान लेके आए थे ना। जब हम भूखे मरते थे अमेरिका से हमें कणक आती थी, आप तो शायद नहीं, मेरे तो यहाँ आती थी तो कणक आती थी, दूध आता था। हम दूध अब एक्सपोर्टर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा कर रहे हैं। कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहे हैं। फसल हमारी जो फसलें हैं, फ्रूट है, अभी कोई भूखा तो नहीं यहाँ। हम तो नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। तो हर चीज़ में किसानों का योगदान है। किसानों के बगैर देश आगे नहीं कर सकता कि ना आपको जवान मिलेगा ना किसान मिलेगा तो देश क्या करेगा। तो ये देश को संभालने के लिए हम सब योगदान दें। मैं यूके में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, मैं वहाँ भी पूरा योगदान देता हूँ कि मेरी माँ को कोई आँच नहीं आनी चाहिए, कोई मेरी माँ के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। सबसे जाके देखो, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में कौन है? इंडियन। सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में कौन? इंडियन। सबसे अच्छे डॉक्टर को इंडियन। सबसे अच्छा मैं तो कहता हूँ जो देख लो दुनिया में देख लो, मैंने नहीं बनाई स्टैटिस्टिक, आप गूगल पे चेक कर लो। तो ये थे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सांसद लॉर्ड रमी रेंजर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पेश किए गए 2024-25 के आम बजट से न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों का भला होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ भारत वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक देश भी बनेगा। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जालंधर। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में उठापटक देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2183 रुपए। 3 फरवरी को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2183 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2050 रुपए, जो कि 3 फरवरी को 35 रुपए की तेजी के साथ 2085 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 2 और 3 फरवरी को धान का भाव 3800 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 2 फरवरी को धान का भाव था 2183 रुपए। 3 फरवरी को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 2 फरवरी को धान का भाव रहा 2110 रुपए। 3 फरवरी को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2100 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। किसान आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत की देखभाल करते रहें। आलू में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही फूलगोभी की कटाई कर सकते हैं। वहीं किसान फूलगोभी के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके अलावा संतरे के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी संतरे की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं धान की कटाई कर लें। इस समय मटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। असम में धान के खेत में निराई कर लें।
किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान की रोपाई भी करें। यहाँ केले की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। असम में टमाटर के खेत की देखभाल करें। इसके साथ ही आलू के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह उड़द की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ नारियल की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। असम में सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान पत्ता गोभी की भी कटाई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है। इस बीच न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हमें कोई निमंत्रण नहीं मिलता। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम रविवार सुबह दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। पुलिस उन्हें आप विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती है। आतिशी घर पर नहीं मौजूद थीं और उन्होंने अपने कैंप ऑफिस को नोटिस लेने को कहा। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। जम्मू के अखनूर के दहोक, खालसा और आसपास के इलाकों में बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का इंतजाम किया गया। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित स्तन कैंसर जागरूकता वॉकाथॉन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। 2022 से विश्व कैंसर दिवस को एक ही थीम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव मनाया गया। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में बेटों के जन्म को समर्पित गोची उत्सव मनाया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने कोलकाता और 24 उत्तरी परगना जिले में 8 स्थानों पर तलाशी ली। दरअसल अगस्त 2023 में सीएपीएफ और सशस्त्र बलों में अवैध भर्ती का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल के मालदा के नारायणपुर इलाके में रविवार तड़के एक सीमेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली की घोषणा की है, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए राज्य में सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।